11 जहाज जो भारत के जहाज थे जो वहां पर अटके हुए थे वो हॉर्मुज को पार कर गए हैं। भारतवंशी तो इस वक्त ये बैठ के सोच रहे होंगे कि कब भारतवासियों को ये तेल थोड़ा सस्ते कीमत पे मिलने लगेगा। वो समय कब आएगा कि हमारा कच्चे तेल का दाम, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कम हुआ है समीर जी, अब उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे इंडियन मार्केट पर भी दिखाई दे। $76.71 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल आ गया है। बिल्कुल, ये 11 जहाज जरूर भारत के निकले, लेकिन ये सिर्फ अभी एक फौरी राहत है, इसे एक लंबी राहत के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में बिल्कुल आराम से सारे जहाज निकलेंगे जिस तरीके से अभी भी बनी हुई है। हालांकि ये रहा है कि हाउस ऑफ सीनेट में, मतलब सीनेट में आज उच्च सदन में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा, वहाँ पर उनको युद्ध लड़ने से रोक दिया गया। और अभी मार्को रूबियो भी बहरीन, कुवैत के दौरे पर है और जिस तरीके से जो संधि हुई है, जिस तरीके से बाकी बातें हुए, तो उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए वहाँ पर वो गए हुए। और ईरान ने जिस तरीके से कहा है कि अगर इजराइल लेबनान पे अगर लगातार हमले जारी रखेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हम फिर अपने हिसाब से शर्तें लगाएंगे। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि अभी और कुछ दिन देखना होगा कि स्थिति कैसी बनी रहती है। क्या इजराइल लेबनान पर पूरी तरीके से हमले रोक देता है या इजराइल अपने हमले जारी रखता है? अमेरिका की क्या भूमिका होगी? और अब तो अमेरिका को मुझे लगता है कि इजराइल के पक्ष में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिकन कंपनी अब जिस तरीके से ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेगी, पैसा लगाएगी, अमेरिका को पैसा मिलेगा, अमेरिका की इनकम होगी। नहीं सर, ईरान की तो अभी जो भी नेगोशिएशन हो रही है उसमें चांदी चांदी दिखाई दे रही है। और जो बात ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मिसाइलें नहीं होती तो हम गाजा बन गए होते, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बेरहम देश है, इन पर भरोसा नहीं कर सकती। ये बात तो मानवता की करते हैं लेकिन किसी पर रहम नहीं करते, इसलिए हम अपनी मिसाइल क्षमता को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले। आपको याद होगा इजराइल शुरू से ही इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि ईरान की मिसाइल की रेंज पर 300 किलोमीटर की कैपिंग की जाए। आप ये बयान सुने, फिर इस बयान पर भी चर्चा। بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخم می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن. دروغ بزرگی است. و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعا کشور ما رو اینا رحم نمیکردن و قدرت ما رو نابود میکردن. در نتیجه هیچ وقت، هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. मसूद पेज़ेश्कियान जो बात कह रहे हैं उन्हें भी थोड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है। हाँ, अमेरिका का इतिहास ये कहता है, चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो, जहां जहां वो जाता है वो तबाही लेकर आता है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देता है। लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ईरान वहां खुद कहां पर खड़ा होता है? जो डर इजराइल का है वो वाजिब क्यों नहीं है प्रोफेसर साहब? भाई, इजराइल का और ईरान का दोनों का मसला तो एक ही है, दोनों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। देखिए, चूंकि इजराइल को खत्म करने की शपथ ईरान ने ले रखी है, कहता है कि इजराइल के हम अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं मुस्लिम देश होने के नाते। तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल अपनी सुरक्षा में तो उन ताकतों को मारेगा ही ना। भाई, इजराइल की यदि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यदि आज जाकर के इजराइल तक पहुंचते हैं तो अपने आप को खतरा मानता है, और यही कारण है कि वो चाह रहा है कि 300 किलोमीटर के कैप उस पर हो। लेकिन इजराइल के लिए है, ईरान के लिए है कि 300 मिले, वो अपने मिसाइल रेंज को बढ़ाएगा क्यों नहीं? वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जगह ठीक है, इजराइल अपनी जगह पर ठीक है। दिक्कत क्या है कि इजराइल के अस्तित्व को नाकारते हुए सिर्फ मुस्लिम होने के कारण ईरान जो एक टेररिस्ट रेजिम को खड़ा करके और उससे जो बॉम्बिंग करवाता है, चाहे वो इजराइल के अंदर हमास के थ्रू करवाता हो या हिजबुल्लाह के थ्रू कराता हो, इधर हूती को पैट्रोनेज देता हो, ये गलत है। आप 1500 किलोमीटर रखिए, 2000 किलोमीटर रखिए, ये अमेरिका का कंसर्न है, यूरोप का कंसर्न है और इजराइल का कंसर्न है। लेकिन उसको अधिकार है, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं है कि वो हूती, हिजबुल्लाह और हमास को जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को संरक्षण देते रहे। उसको मारने के लिए यदि इजराइल कोई भी प्रयोग करता है या मारने के लिए जाता है, और उस पर जब ईरान आकर के उनको पीछे खड़ा होकर के कहता है कि ये पूरी समझौता हम रद्द कर देंगे, तब लगता है कि तुम टेरर रेजिम के साथ खड़े हो,
तुम टेरर को सपोर्ट करते हो जिस प्रकार से पाकिस्तान करता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अभी दिक्कत एक आ रही है, पेजेस्कियान जो है वो आज कल जो थे वो पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान और ईरान इन दोनों के बीच में यदि घनिष्ठता बढ़ती है तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस होगा। मैं इसकी ओर ज्यादा कंसर्न हूं। मैं इधर जरूर ध्यान, मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय भारत के लिए होना चाहिए। इस पर विजय जी, ये तो बड़ी वाजिब चिंता है, ईरान और पाकिस्तान जितना क्लोज एज बनेगा, लेकिन ये कोई नई बात भी नहीं है। पहले भी अलग अलग फ्रंट पर भारत का साथ देने की बजाय ईरान ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है। ये ठीक है, लेकिन ये चिंता वाजिब है। यदि वो क्लोज आते हैं पाकिस्तान और ईरान, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको भी नज़र रखना चाहिए। और ख़ासतौर से यदि आप देखें, बहुत दिन से हम लोग उनको ऐसे ही समझते रहे, नॉन सीरियस तरीके से पाकिस्तान को लिया है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई हो, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में पाकिस्तान ने एक भूमिका निभाई है। और इसको यूँ भी देखा जाए कि भारत की उसमें कोई भूमिका नहीं थी, तो वो एक क्लोज, थोड़ा सा उनकी क्लोज एसोसिएशन हुई है और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो जब वो साथ आ जाएंगे, हालांकि ये भी बात ठीक है, वो साथ ही रहे, कौन सा इतना हमारे साथ उन्होंने, ईरान ने बहुत मदद की और पाकिस्तान तो खिलाफ है ही। असली मसला वो भी है कि इजराइल और ईरान पर, ईरान को कैसे कह सकते हो कि आप 300 किलोमीटर की कैपिंग वाली मिसाइल्स लाएं, सब देश अपना अपना है, उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अलग बहस हो सकती है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है, उसको तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर ट्रंप साहब ने लड़ाई शुरू की, उस पर तो इशू पर बात ही नहीं की, एक भी दिन बात की है क्या उन्होंने? जी, एक इसमें चीन भी एक फैक्टर बन करके आ रहा है। चीन भी एक फैक्टर है, वो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम तो चिंता कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने तो उसी पर तो पहली लड़ाई वहीं से शुरू की थी ना, कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आज जब डील हो रही है तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था ईरान में होगी, इस पर तो चर्चा ही नहीं है। और IAEA का तो मसला यह है कि दुनिया भर में IAEA की परमिशन, मतलब उसको होती है, निगरानी उनकी चलती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो न्यूक्लियर, कोई वेपन की बात नहीं है। जितना न्यूक्लियर स्टोरेज है, जो पावर प्लांट्स भी हैं, वो भी IAEA की निगरानी में रहते हैं। और ये दुनिया का वो है, रस्म है, मतलब कानून के तरीके से, कि हर साल जनवरी में आपको उसकी पूरी व्यवस्था सारी दुनिया को उजागर करनी पड़ती है। मतलब इसमें कोई बहुत चोरी से काम, चोरी से जो हो रहा होता है वो अलग होता है, लेकिन एक ये व्यवस्था है। अब अमेरिका ईरान के साथ क्या व्यवस्था करेगा, इजराइल के साथ क्या करेगा, मुझे लग रहा है अमेरिका को जो कल सेनेट में हुआ ना, वो बड़ी गंभीर बात है। और वो चिंता उनको बहुत पहले से भी हो रही थी, इसीलिए वो ये समझौते पर यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन कल तो साफ साफ ही हो गया कि जिस तरह से वो उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है, तो अब वो जल्दी से जल्दी इसको मसले को हल करके निकलना चाहते हैं।